नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की उड़ान अखिल भारतीय है। वे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी की संगत में अखिल भारतीय राजनीति के सपने देख रहे हैं। उन्होंने बिहार में उपयोगिता जतलाई तो पंजाब पर फोकस है। यह सब है, लेकिन पार्टी में झगड़े भी जस के तस है। पंजाब के अपने 2 सांसदों को आप पार्टी ने जैसे मुअत्तिल किया है, उसका अर्थ है कि नेताओं कार्यकर्ताओं की अराजकता में कमी नहीं है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण एंड पार्टी से पिंड छुड़ाने के बाद आप में अनुशासन की उम्मीद थी। अरविंद केजरीवाल बतौर सुप्रीमो स्थापित हो गए थे। लगता था कि आप पार्टी पंचायती स्वरूप से मुक्ति पा गई है, लेकिन अचानक अब सांसद धर्मवीर और हरिंदर सिंह खालसा अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर हुए हैं। मोटे तौर पर ये दोनों सांसद पंजाब में अपनी अलग राजनीति कर रहे थे। इनको पार्टी से निकाले जाने की खबर इन्हें मीडिया से मिली। संदेह नहीं कि पंजाब में कांग्रेस और आप दोनों अपनी जमीन तैयार देख रहे हैं। अकाली भाजपा सरकार को मुश्किल है, तभी कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और आप में उसके सांसद अपनी मनमानी अलग खिचड़ी पकाने के जुगाड़ में है। आपने अपने सांसद को निष्कासित करते हुए यही बयान दिया कि ये अपना अलग समानांतर संगठन बना रहे थे। सवाल है, इससे आपकी कुल सेहत और पंजाब मिशन को कैसा धक्का लगेगा? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाना चाह रही है ताकि जीएसटी बिल को पास कराया जा सके। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे 1 अप्रैल 2016 से लागू करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन सवाल है कि सरकार कैसे विशेष सत्र बुलाए। कांग्रेस सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार नहीं है और ऊपर से जिन पार्टियों ने पहले जीएसटी पर समर्थन का वादा किया था, वे भी अब पीछे हट गए हैं। जनता दल यू ने जीएसटी बिल का समर्थन किया था, लेकिन अब भाजपा और जदयू का झगड़ा ऐसा बढ़ गया है कि बिहार चुनाव से पहले तक जदयू शायद ही सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार हो। लोकसभा में भले जदयू के 2 ही सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा में उसके 12 सांसद हैं। कांग्रेस के विरोध के बावजूद बिल पास कराने के लिए सरकार को जदयू की जरूरत होगी। इसका कारण ये है कि लेफ्ट के 10 और डीएमके के 4 राज्यसभा सांसद भी बिल का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के 68 सांसद तो विरोध में है ही। इसमें राजद के 1 सांसद को जोड़कर विरोध करने वाले सांसदों की संख्या 95 हो जाती है। अगर इनके अलावा सारे सांसद समर्थन करें, तब भी आंकड़ा 150 का बनता है, जबकि जीएसटी के संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए 163 सांसदों की जरूरत होगी। तभी सरकार के प्रबंधक बहुमत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भरोसे में लिए बगैर विशेष सत्र बुलाने का फैसला नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेता और पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा की जगह क्या कनिष्क सिंह को मिलेगी? कांग्रेस में इन दिनों इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि कनिष्क सिंह इन दिनों राहुल गांधी से अलग हैं और प्रियंका गांधी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल की नई टीम आने के बाद उनको कोषाध्यक्ष बनाने और कांग्रेस की सारी संपत्तियों की देखभाल करने वाले ट्रस्ट में अहम जगह देने की चर्चा हो रही है। जानकार सूत्रों का कहना है कि उससे पहले कनिष्क सिंह का प्रशिक्षण चल रहा है। पिछले दिनों मोतीलाल वोरा पटना गए थे तो उनके साथ प्रभारी महासचिव सीपी जोशी के अलावा कनिष्क सिंह भी थे। पटना में कांग्रेस की कुछ संपत्ति विवादों में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के पीछे कांग्रेस की जमीन है, जिस पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा है। इसे खाली कराने की कोशिश मोतीलाल वोरा काफी समय से कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे पटना गए थे। ऐसे में उनके साथ कनिष्क का जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस के ज्यादातर ट्रस्टों में शामिल कर दिया गया है। इंदिरा और राजीव गांधी के नाम पर जितने भी ट्रस्ट या फाउंडेशन बने हैं, उसमें वे सक्रिय हैं। कनिष्क सिंह इस काम में भी उनकी मदद कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सीधे अगर प्रियंका सबकी कमान नहीं संभालती हैं, तो कनिष्क के जरिए वे कामकाज करेंगी। इससे लग रहा है कि कनिष्क पर अभी परिवार का भरोसा कायम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले महीने 2 बड़े कार्यक्रम कराए। एक में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया था और दूसरा कार्यक्रम स्वाभिमान रैली का था, जिसमें सोनिया गांधी और लालू प्रसाद दोनों शामिल हुए। दोनों कार्यक्रमों से नीतीश कुमार को कुछ सबक मिला है। लालू प्रसाद और अरविंद केजरीवाल दोनों ने कांग्रेस को नाराज किया है। कांग्रेस पार्टी केजरीवाल से पहले से नाराज है, क्योंकि वे दिल्ली में कांग्रेस का वोट खिसका चुके हैं और अब पंजाब में कांग्रेस को हाशिए में धकेलने की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती है कि बिहार चुनाव से
इसी तरह केजरीवाल को प्रमुखता मिले। तभी कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल का शायद ही कोई बिहार दौरा होगा। हालांकि जदयू के जानकार नेताओं का कहना है कि चुनाव के दौरान भी केजरीवाल की सभा हो सकती है, लेकिन अगर नीतीश कुमार उनको मंच और प्रमुखता देते हैं, कांग्रेस नाराज होगी। इसी तरह लालू प्रसाद को लेकर भी कांग्रेस के मन में आशंका है। लालू प्रसाद कांग्रेस से नाराज हैं और रविवार को स्वाभिमान रैली में उन्होंने अपनी नाराजगी कई तरह से जाहिर भी की। तभी माना जा रहा है कि वे कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस उनसे सावधानी बरतेगी और अपने उम्मीदवारों का प्रचार खुद ही करेगी। कांग्रेस को लालू से ज्यादा अपने पारंपरिक वोट बैंक का भरोसा है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की एक अहम बैठक दिल्ली में आज शुरू हुई। बैठक के पहले दिन संघ ने सरकार से कहा कि वह पूर्व सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था जल्दी से जल्दी लागू करे। संघ ने कहा कि इस मामले में फैसला करने में अभी देरी नहीं करनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी में संघ ने कहा कि जरूरी हो तो इस बारे में फैसला करने के लिए आयोग बनाना चाहिए। 3 दिन की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित मध्यांचल में हो रही 3 दिन की इस बैठक के दूसरे सत्र में कृषि क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस सत्र में संघ पदाधिकारियों के अलावा भाजपा संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। पाकिस्तान के साथ संबंधों से लेकर अर्थव्यवस्था, महंगाई, बिहार चुनाव, जातीय जनगणना और सैनिकों के पेंशन सहित तमाम सामयिक मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा होनी है। संघ की बैठक में राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 का मुद्दा भी उठा। इस बैठक में संघ के 15 अनुषंगी संगठनों के 93 शीर्ष पदाधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। देश के 10 बड़े मजदूर संगठनों ने अपनी 12 मांगों को लेकर आज हड़ताल की। इन संगठनों से जुड़े करीब 15 करोड़ कर्मचारियों के हड़ताल पर होने की वजह से पूरे देश में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सार्वजनिक और निजी परिवहन से लेकर बैंकिंग सेवाएं इस हड़ताल से प्रभावित हुई और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर दिखा। कई जगह हड़ताली कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। मुर्शिदाबाद में सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। पश्चिम बंगाल के अलावा केरल, उत्तर प्रदेश के कानपुर, मुंबई, गुड़गांव और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाके में हड़ताल का व्यापक असर दिखा। मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद संगठनों ने हड़ताल का फैसला किया था। मजदूर संगठन श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध कर रही हैं। इन संगठनों ने सरकार के सामने 12 सूत्री मांग रखी है। 5 साल पहले 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेल घोटाले में पहला फैसला आ गया है। पहले फैसले में 5 लोगों को दोषी ठहराया गया है और जेल भेजा गया है। विशेष अदालत ने दिल्ली नगर निगम के 4 कर्मचारियों और एक अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी टीपी सिंह को अदालत ने 6 साल की सजा सुनाई है। बाकी दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है। ये मामला कॉमनवेल्थ खेल के दौरान सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने से जुड़ा है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक अकाउंटेंट सहित 5 लोगों को दोषी करार दिया था। ये खेल घोटाला से जुड़ा पहला मामला है जिसमें फैसला सुनाया गया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक महत्व के कई अहम फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के 69 छोटे बड़े तेल कुओं की नीलामी निजी कंपनियों को करने का फैसला किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस नीलामी से 70,000 करोड़ रुपए की आय होगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि पहली बार तेल क्षेत्र में रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्पादित गैस की बिक्री बाजार मूल्य पर होगी और आवंटन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में दालों के आयात का फैसला भी किया गया। कैबिनेट एमएमटीसी द्वारा 5,000 टन तुअर की दाल और 5,000 टन उड़द की दाल आयात करने की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि खुले बाजार में दालों की कीमत लगातार बढ़ रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। आप नेताओं के अनुसार उसके निष्कासित दोनों सांसद अकाली भाजपा के साथ साठगांठ बनाए हुए थे। संदेह नहीं कि पंजाब में आपको खत्म करना सत्तारूढ़ गठबंधन का मकसद है, लेकिन ये संभव तो तभी है जब आपका संगठन राम भरोसे हो। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखिए मेरा ये खुलासा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर अखिल भारतीय राजनीति के लिए छटपटाने लगे हैं। जिस तरह दिल्ली में पहली बार चुनाव जीतने और 49 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद वे बेचैन हुए थे और पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ गए थे, उसी तरह फिर एक बार वे अखिल भारतीय राजनीति करने की बेचैनी में हैं। हालांकि इस बार उन्होंने 6 महीने तक धैर्य रखा था, लेकिन अब फिर वे बिहार से लेकर महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने संघीय मोर्चा बनाने की ममता बनर्जी की कोशिशों से अपने को जोड़ा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोस्ती बनाई है। केजरीवाल इस बेचैनी में कई किस्म की विरोधाभासी राजनीति भी कर रहे हैं। लालू प्रसाद के साथ होने के बावजूद नीतीश कुमार के लिए प्रचार कर रहे हैं और एक ही साथ ममता बनर्जी और लेफ्ट के साथ भी दोस्ती साध रहे हैं। बहरहाल ये उनकी सदिच्छा है और महत्वाकांक्षा है, पर जमीनी हकीकत कुछ अलग है। दिल्ली के बाद वे पंजाब से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन पंजाब में उनकी पार्टी बिखरती दिख रही है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए उन्होंने अपने 2 सांसदों धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा को पार्टी से निकाल दिया है। आप नेताओं का कहना है कि ये दोनों सांसद अकाली दल के संपर्क में थे और उनके साथ मिलकर आपके हितों के खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन असल कारण सिर्फ यही नहीं है। दिल्ली में चुनाव जीतकर सरकार बनाने के बाद से ही पार्टी के भीतर घमासान मचा है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को जिस अंदाज में पार्टी से निकाला गया, उसका असर हर राज्य में पार्टी नेताओं के ऊपर हुआ। उसी समय पंजाब के सांसद धर्मवीर गांधी निशाने पर आए थे। उन्होंने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का समर्थन किया था, सो उन पर कार्यवाही की तैयारी पहले से थी। ऊपर से वे अकाली दल के पुराने नेता हरिंदर सिंह खालसा के साथ मिल गए। इससे आप नेताओं को उनके खिलाफ कार्यवाही करने का मौका मिला। दूसरा कारण पंजाब चुनाव में मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर पेश किए जाने को है। पार्टी के सांसद और हास्य कलाकार भगवंत मान अपने को स्वाभाविक दावेदार मान रहे हैं। उनके अलावा HS फुल्का और गुल पनाग भी दावेदार बताए जा रहे हैं। सो सभी नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे की दावेदारी कमजोर करने की राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल ने 2 बड़े नेताओं को निकालकर अपना सर्वोच्च नेतृत्व स्थापित किया है, लेकिन पंजाब में जैसी गुटबाजी है उसमें वे सभी नेताओं को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। उनके साथ जुड़े ज्यादातर लोग किसी न किसी आंदोलन की पृष्ठभूमि से आए हैं, इसलिए भी उन्हें काबू में रखना आसान नहीं है। दिल्ली में पंकज पुष्कर अपनी ही सरकार के खिलाफ सत्याग्रह पर बैठ गए। पटना से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र और गोवा तक पार्टी इकाई में विभाजन हुआ है। ऊपर से कांग्रेस और भाजपा हर जगह आपके संगठन को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों को उसकी राजनीति से खतरा दिख रहा है। केजरीवाल इस खतरे को समझ रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि आंदोलन से निकली पार्टियों के लिए मजबूत संगठन बनाना हमेशा मुश्किल होता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आप पार्टी के हालातों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली और पंजाब दोनों में आप पार्टी कमजोर बने, ये भाजपा की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए व्यवस्था से लड़ने की जो राजनीति कर रहे हैं वह कुल मिलाकर सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती है, मगर आपका संगठन उस चुनौती में समर्थ नहीं है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, आपके 2 सांसदों का निष्कासन अरविंद केजरीवाल की कुल राजनीति का क्या अर्थ लिए हुए? देखिए व्यास जी, आप समझ रहे हैं कि जब पहले योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, इन लोगों को एक्सपेल्ड किया गया तो कहा गया कि दिल्ली में ये सब कर रहे हैं। अब पंजाब एक अकेला राज्य था जहां आपने पूरे देश में आपने 400 MP लड़ाए, लोकसभा के उम्मीदवार लड़ाए, उनसे 4 जीते, चारों पंजाब से। तो आपको एक संदेश देना चाहिए अच्छा कि आपकी पार्टी यूनाइटेड है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मेरा केवल मेरे नाम पर जीत कर आए हैं, अगर आपके नाम पर जीत कर आए तो बाकी 400 क्यों नहीं जीत गए? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का असर था, पर कहीं ना कहीं जो 4 MP जीते हैं उनको मानना चाहिए। और ये जो टूट फूट है किसी भी दल की हो, व्यास जी आप जानते हैं। नहीं, लेकिन इस पे ये नहीं लगता है कि क्योंकि आप पार्टी कुल मिलाकर एक आंदोलन की बदौलत है, सब कार्यकर्ता जो नेता जुड़े थे वो अपनी मनमर्जी से जुड़े, मतलब एक उस जो संगठन की जो बुनियादी जरूरत है वो नहीं होने के कारण ये अराजकता। वही मैं कह रहा हूँ, जो वो कह रहे हैं, जैसे उन्होंने खालसा साहब ने कहा है कि इस पार्टी में थैली चलती है, तो अगर आम आदमी पार्टी में भी थैली चलने की बात आ रही है, ऊपर से आदेश आता है, डिक्टेटरशिप है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, कांग्रेस का विरोध करते हुए, भाजपा का विरोध करते हुए, हमने नए ढंग की राजनीति की बात की। कौन से ढंग की हम राजनीति कर रहे हैं? व्यक्तिपरक हम राजनीति कर रहे हैं। व्यक्ति की इन्होंने, इन 2 सांसदों ने भी अपनी तरफ से बिल्कुल अलग से अकाली दल और बीजेपी के साथ मिलकर उनके समारोह के साथ करके जो किया, तो ये भी इनकी मनमर्जी थी। तो एक तरह से जैसे
हर छत्रप अपने अपने हिसाब से जो चल रहा है वो पूरी आपका पूरा स्ट्रक्चर वैसा नहीं बन गया। देखिए व्यास जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी जो बुनियादी रूप से आंदोलन से आई, असम गण परिषद जैसा उसका हाल होना है, वही उत्तर प्रदेश में जैसे देश में जनता पार्टी आई, सब मिल गए, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट हुए थे, फिर बाद में 28 महीने में बिखर गए। तो कोई जहां सिद्धांत नहीं है वहां कोई उनका बुनियादी ढांचा भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं खालसा साहब कि 8 आदमियों की हमारी कार्यकारिणी है, उसमें से 7 आदमियों ने कहा कि सुच्चा सिंह को आप हटाइए, जो स्टेट कन्वीनर है, उसको आप मान नहीं रहे हैं, तो आप मेजोरिटी डिसीजंस को भी नहीं मानते। यही बात यहां चिल्लाए दिल्ली में प्रशांत भूषण और ये लोग। तो भले प्रशांत भूषण या वो उनका कितना बिगाड़ पाएंगे, क्या उनका जनाधार होगा, वो अलग बात है, लेकिन आप समझते हैं अच्छी तरह पॉलिटिक्स मैसेज से होती है, और जो संदेश गया आम आदमी पार्टी में वो एक टूट फूट का संदेश जा रहा है। उस नाते ये फिर माना जाए कि अरविंद केजरीवाल को जो सुप्रीमो बनना था या सुप्रीमो की तरह जो दमक और जो धमक होनी चाहिए थी वो नहीं बन पा रहे हैं, ये बड़ा क्राइसिस है। देखिए मतलब मायावती वो नहीं बन पा रहे हैं। मायावती भी जो बन पाए ना व्यास जी, आपने देखा मायावती भी, कांशीराम नहीं बन पा रहे, आप ये कह सकते हैं। कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरे देश में जनाधार खड़ा किया। मायावती भी पूरे देश में जनाधार खड़ा नहीं कर पाई, उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार रहा। तो आप कह सकते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी धमक रख सकते हैं, पर बाकी राज्यों में अरविंद केजरीवाल अगर संगठन के नेताओं को तरजीह नहीं देंगे, जेबी नेता अगर निकाल के चलाएंगे तो मुझे लगता है नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में भी नहीं चला, बिहार में तो वो उम्मीदवार खड़े ही नहीं कर रहे। नहीं तो उस नाते ये कि अरविंद केजरीवाल की फिर जो अखिल भारतीय उड़ान है, वो ममता बनर्जी, पंजाब, नीतीश कुमार ये सब कर रहे हैं, ये फिर कुल मिला के ले देकर सिमटी ही रहेगी। सिमटी तो इसलिए रही ना व्यास जी, देखिए लोकसभा में पंजाब से आपके सिर्फ 4 आए। आप अगर मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आगे के हिसाब से करना चाहते हैं ना, आगे के खिलाफ करना चाहते हैं, तो अभी तो मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में आपके 70 में से 67 है, आप परफॉर्म करिए। आप यहां छोड़कर अगर दाएं बाएं कर रहे थे तो आपको क्षेत्रीय संगठन के जो वहां के लोग हैं वो खड़े करने पड़ेंगे। अब ये जो खालसा है ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये IFS अफसर थे, ये ब्लू स्टार ऑपरेशन के खिलाफ इन्होंने इस्तीफा दिया नौकरी से, उस समय खुद की अपनी क्रेडेंशियल नहीं। तो यही तो बात है कि हर कोई पहले आप में जो जुड़ा वो सब हर अपनी साख रखता है, हर अपना वजूद रखता है, तो उन सबको समेट कर चलाना पार्टी में संभव नहीं होता। देखिए पटियाला वाले को देखिए आप, जो डॉक्टर हैं धर्मवीर गांधी, उन्होंने परिणीत कौर को हराया, कोई मामूली बात नहीं है ये, महाराजा पटियाला की पत्नी को हराना। तो उस नाते पंजाब में सचमुच में इनके साथ अच्छे नाम थे, अच्छा आधार बन रहा था, सब कुछ था, फिर भी सारा बिखरता हुआ लगता, क्योंकि वो किसी को पैरेलल लीडरशिप देखना नहीं चाहते। अगर वो नहीं देखना चाहते हैं, या ये नेता जो जितने जुड़े हैं उनकी बुनियादी समस्या है कि वो सब एक साथ नहीं रह सकते? नहीं, उनकी बुनियादी समस्या कैसे कहोगे आप व्यास जी? अगर पंजाब के नेता जो हैं पंजाब विधानसभा के लिए मान लो फैसला करेंगे आने वाले चुनाव में, उनकी कोई से नहीं होगी, उनसे पूछा नहीं जाएगा, आप दिल्ली से ही थोपेंगे तो कांग्रेस कल्चर हो गई, और कांग्रेस कल्चर के विरोध में ही आप राजनीति करते हुए आए थे। उनका ये कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस विरोध की बात करते हैं, पंजाब में वो लोग नहीं चल सकते उनके साथ। अब ब्लू स्टार के खिलाफ वहां लोगों में जिनके खिलाफ गुस्सा है, जो जीत कर आए हैं, वो कैसे कांग्रेस का साथ देंगे? तो बाकी 2 MP भी, जो 4 MP हैं, 2 को आपने एक्सपेल कर दिया। अब आप उनकी सिफारिश करेंगे इनको मेंबरशिप रद्द कर दी जाए, जो शायद स्पीकर नहीं करने वाली, आमतौर पर ऐसा हुआ भी नहीं है। तो इससे मैसेज ये गया कि आपकी पार्टी दो फाड़ हो गई, और कोई आप संगठन क्षमता आपके अंदर उस तरह से नहीं है। अब देखिए 3 नेताओं की अनुशासन समिति कौन है? दिलीप पांडे, एक जो है पंकज गुप्ता, तीसरे दीपक वाजपेयी, ये लोग अदने से कद के, हो सकता है हमारी पार्टी मतलब सांसद का, और वो एक जो इतना वो है, बड़े बड़े नेताओं के मतलब तय करेंगे अनुशासनहीनता, मतलब आशास्पद है। तो कुल मिलाकर आप पार्टी बतौर संगठन कोई अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रही है, अपने आप को संभाल नहीं पा रही, ये पंजाब के हाथ से, क्योंकि पंजाब सचमुच में आपका संभावना वाला प्रदेश था। बिल्कुल ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ और अकाली दल के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर उभर सकता है। तो जब आप संगठन आप खड़ा करते ही नहीं है, दिल्ली में भी उनका वो कहते हैं हमारे बहुत काडर हैं, कार्यकर्ता सब है, लेकिन जो एक फॉर्मल संगठन होता है, जिला स्तर पर ये महामंत्री या ये अध्यक्ष, ये फिर प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, ऐसा कोई ढांचा उन्होंने खड़ा नहीं किया। तो ये जो कमजोरी है उनकी, जैसे आपने कहा शुरू में आंदोलन के, ये जो ताकत भी है उनकी और यही उनकी कमजोरी भी है। मतलब ये कि वो एक तरह से खुद अरविंद केजरीवाल भी व्यवस्था से लड़ते हुए मुख्यमंत्री बनने का जो काम कर रहे हैं वो भी आंदोलनात्मक है, संगठन भी आंदोलन वाला, तो उसमें सब बिखरा ही रहना, कुछ जमना नहीं, स्थायित्व तो नहीं पाना। देखिए व्यास जी, जब आप सत्ता में आकर भी अपोजिशन की लीडर की तरह बिहेव करेंगे तो जनता मूर्ख नहीं है, लोग आपसे परफॉर्मेंस चाहते हैं।
आप अच्छा काम करें, कुछ करके दिखाएं। और जो स्थापित नेता हैं, अगर अपनी ही पार्टी के, वो कहीं से भी जुड़े थे, वो कहते हैं लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, तो बिखर जाएंगे तो संगठन भी बिखर जाएगा। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।